हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का फिर से हम लोगों के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे और साथ ही कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना की जरूरत पड़ती क्यों है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि लॉ एंटोनी एल लवाइजर के द्वारा एंटोनी एल लवाइजर के द्वारा एक लॉ दिया गया था, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें ये कहा गया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के दौरान मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब अगर बेसिक एग्जांपल लेके बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से बनता है वाटर। लोगों को पता है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो बन जाता है वाटर। अगर हम इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखें तो 1 यू होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 यू हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यू, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32 यू, तो इधर टोटल हो गया 34 यू। और जब हम इधर वाटर की बात करते हैं तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का 2 यू और 1 ऑक्सीजन का 16 यू, इधर आता है टोटल 18 यू। अब यहाँ पे रिएक्टेंट का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट का मास है 34 यू और प्रोडक्ट का मास है 18 यू। यहाँ पे आपको मास डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है, मास कम रहा है, मास डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पे तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस अनुसार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाएगा अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ना करें। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही इसलिए पड़ता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया जा सके, मतलब ये हमेशा फॉलो हो सके। अब तो हम सबसे पहला एक कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखेंगे, सॉरी बैलेंसिंग सीखेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब हम लोग एक तो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी में जिस अनुसार दिया हुआ है उस अनुसार भी पढ़ेंगे और साथ में एक एक्स्ट्रा तरीका मैं खुद अपनी तरफ से आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड। एनसीईआरटी में बताया गया है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। इधर है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर भी है हाइड्रोजन, सॉरी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड जो भी आइटम्स होंगे वही हमारे प्रोडक्ट साइड भी होंगे। तो इधर आयरन है 1, इधर हाइड्रोजन है 2 और इधर आयरन यहाँ पे 1 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 1 था। यहाँ पे आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। और हाइड्रोजन 2 है। तो इसमें हीट एंड ट्रायल लगाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, उसके अलावा कोई आइटम है तो हम उसको बैलेंस करते हैं। इसमें केवल और केवल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों नंबर, ना ही हम ऐड कर सकते हैं, ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इधर आयरन है 1, इधर आयरन है 3, तो हमको इधर भी 3 करना होगा। इसके लिए 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आयरन के पहले भी हम 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम आयरन से पहले 3 लिख देंगे। हम यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इस बॉक्स के अंदर हम जो भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम इस इक्वेशन से पहले भी लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे आयरन को हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आयरन के पहले हम 3 लिख दिए हैं। उसके बाद आयरन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन पहले से दोनों तरफ बैलेंस है। हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, पहले से बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 करना होगा। ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर नहीं सकते हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी हम आपको बताए हैं कि जब हम यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉक्स के अंदर तो हमको इस इक्वेशन में लिखना पड़ता है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस ऑक्सीजन से पहले हमको 4 लिखना होगा। अब ये ऑक्सीजन अकेला नहीं है तो इस पूरे से पहले हमको 4 लिखना होगा। इस पूरे से पहले हमको क्या लिखना होगा, 4। अब ऑक्सीजन तो अकेला था नहीं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी था तो हाइड्रोजन भी 4 गुना हो जाएगा। यह हाइड्रोजन भी 4 गुना हो जाएगा। और जैसे इधर हाइड्रोजन 4 गुना हुआ तो अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इधर है 8 हाइड्रोजन, इधर है 2 हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा, अब इधर हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हाइड्रोजन के पीछे हम 4 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस आयरन से पहले 3 लगाए हैं, वाटर से पहले 4 लगाए हैं, इसके पहले कुछ नहीं लगाया तो इसको वैसे छोड़ देंगे और इस हाइड्रोजन से पहले 4 लगाए। अब ये दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ हो गया है। अब हम एक और तरीका, ये तो था हीट एंड ट्रायल का जो एनसीईआरटी मेंशन करता है। अब एक तरीका जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है अलजेब्रिक मेथड। एक अलजेब्रिक मेथड होता है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है पर वो भी बढ़िया होता है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम कुछ तरीके से सॉल्व करते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो कंपाउंड या एलिमेंट्स है इसके पहले हम A, B, C और D ये असाइन कर देते हैं। अपने मन से A, B, C, D असाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये इसलिए एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है क्योंकि इससे 5 नंबर वालों को, जिसमें 5 कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक को तो सॉल्व करना आसानी से हो जाता है लेकिन 5वें वाले को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, इसलिए एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करता है। तो हम 4 वालों के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आयरन से पहले A है तो हम खुद से अपने मन से मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1। ये जो है उसमें हम मान के चल लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1। अब उसके अलावा अब एक चीज करते हैं हम लोग कि आयरन जो जो कंपाउंड है वो लिख लेते हैं। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एटम है। आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। अब रिएक्टेंट तरफ आयरन कितना है, रिएक्टेंट तरफ अगर बात करें तो आयरन है हमारा 1 तो 1A मतलब A। रिएक्टेंट के तरफ एक ही आयरन था, रिएक्टेंट के तरफ एक ही आयरन था तो A और जितना था उससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो A। और ये प्रोडक्ट की तरफ बात करें तो 3 आयरन है और इससे पहले C लिखा हुआ है तो 3C। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा कि ये जो आयरन था रिएक्टेंट की तरफ 1 था और उसके पीछे जो कोएफिशिएंट लिखे उससे मल्टीप्लाई तो A। और प्रोडक्ट की तरफ 3 आयरन था और 3 और कोएफिशिएंट C था तो 3C, दोनों इक्वल होगा। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इधर 2 हाइड्रोजन है और कोएफिशिएंट है B तो 2B और इधर 2 हाइड्रोजन है और कोएफिशिएंट है D तो ये आ जाएगा 2D। और अगर ये कटने वाला है दोनों तरफ तो हम कट कर देते तो हमारा आ जाएगा B, जैसे 2 से 2 दोनों तरफ कट जाएगा तो B इज इक्वल टू D। जैसे 2B इज इक्वल टू 2D दिया हुआ है तो B इज इक्वल टू 2D बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से B इज इक्वल टू आ जाएगा
डी। तो ये हमारा क्या, बी इज इक्वल टू डी। अब ओ के लिए बात करें तो ओ एक है और पीछे कोएफिशिएंट बी है, तो 1 इंटू बी मतलब बी। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और उसके पीछे सी लिखा हुआ है तो 4C। अब हमारे पास इक्वेशन बन गया ए इज इक्वल टू 3C, बी इज इक्वल टू डी और बी इज इक्वल टू 4C। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान के रखे हुए ए इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। ए इज इक्वल टू 3C में ए इज इक्वल टू 3 सी में अगर हम ए का वैल्यू 1 डाल दें तो 3C, यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे तो 1/3। अब हमको बी निकालना है, तो ये जो b इज इक्वल टू 4C दिया हुआ है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b इज इक्वल टू 4C, b इज इक्वल टू ये हमारा 4 और c का वैल्यू हमारा आया हुआ है यहाँ से, c का वैल्यू आया है 1/3। तो b इज इक्वल टू 4 इंटू 1/3 मतलब 4/, b इज इक्वल टू 4/3। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब b इज इक्वल टू डी भी है हमारा, तो b इज इक्वल टू अगर d है तो यहाँ से d का बराबर आ जाएगा 4/3। अब यहाँ से हमको जिस जिसका वैल्यू आया उन सब का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, a का वैल्यू हम मान के चले हुए 1, b का आया हुआ है हमारा 4/3, c का आया हुआ है हमारा 1/3 और d का आया हुआ है हमारा 4/3। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो सारे डिनोमिनेटर को हम लोगों को हटाना होता है, तो सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 3 और 3 3 3 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो हम लोग सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको फ्रैक्शन हटाना होता है इसलिए हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, बी का वैल्यू आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा 4, सी 3 से 3 कट जाएगा तो सी का वैल्यू आ जाएगा 1 और डी में ये 3 से 3 कट जाएगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ए बी सी और डी का वैल्यू आ गया, तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा जो था Fe प्लस H2O। इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर में जो है उस जगह नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ये जो सॉल्यूशन था, तो हमारा जो इक्वेशन था Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इसके Fe से पहले A था, A का वैल्यू आया हुआ है 3, H2O से पहले B था तो B का वैल्यू आया है 4, Fe3O4 से पहले C था तो C का वैल्यू आया 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, और H2 से पहले D था, D का वैल्यू आया है 4। तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है हमारा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर मैच कीजिएगा तो ये जो पहले वाले में था 3Fe प्लस 4H2O, इसमें भी 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 से पहले कुछ नहीं था, Fe3O4 से पहले यहाँ भी कुछ नहीं है, H2 से पहले 4 था, H2 से पहले 4 है। तो ये कुछ तरीका है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ सके। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि है PbNO3 लीड नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाता है। लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। अब हम लोग दोनों तरीका से इसी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक तो अलजेब्रिक मेथड से और एक हीटेड ट्रायल मेथड से। अगर हम हीटेड ट्रायल मेथड लगाने जाएं तो हीटेड ट्रायल मेथड में क्या होता है, पहले तो जो एटम है वो लिख लेते हैं, PbNO, और ये Pb है, N है और O है। इधर भी वही होगा, ये तो रिएक्टेंट साइड था, प्रोडक्ट साइड भी यही सब होगा, Pb होगा, N होगा और O होगा। अगर हम रिएक्टेंट साइड Pb को काउंट करें तो रिएक्टेंट साइड Pb हमारा 1, N है हमारा यहाँ पे 1 और ये टोटल 2 आ रहा है तो 2, ऑक्सीजन हमारा 3 और ये 2 आ रहा है तो टोटल 6। इधर हम बात करें तो Pb हमारा 1 बार, नाइट्रोजन है यहाँ पे 1 बार और
ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब हम इसको अलग अलग लिखते हैं 1 + 2 + 2, ताकि जो मल्टीप्लाई करना हो तो किसी इंडिविजुअल में मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारा है पीवी1 बैलेंस है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन इस साइड है 1, तो इसको हमको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके पीछे भी हम लोगों को लिख देना होगा 2। अब नाइट्रोजन तो अकेला था नहीं, नाइट्रोजन अकेला नहीं था, ये जो 2 ऑक्सीजन था ये 4 ऑक्सीजन बन गया, ये जो 2 ऑक्सीजन था ये 2 ऑक्सीजन अब हमारा 4 बन गया है। अब ऑक्सीजन की बात करें, इधर 4 2 6 एक 7, इधर 4 2 6 और एक 7 हो गया, इधर 6 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें तो चेंज करना है, तो अभी 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा टोटल 12 और इस साइड हो जाएगा हमारा, अब तो ये 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा और वैसे ही इन सब के अंदर चेंज हो जाएगा, ये जो पीवी था वो भी 2 और ये नाइट्रोजन जो था वो भी 2। अब पीवी भी अनबैलेंस हो गया, अब हमारा जो लीड है वो भी अनबैलेंस हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बैलेंस होगा। अब नाइट्रोजन जो इधर 2 था अब ये 4 हो गया, इधर एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब टोटल 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद अगर हम काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन इधर 4 हो गया, अब इधर ऑक्सीजन 12 है और इधर ऑक्सीजन हमारा, ये लीड इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी हमारा 2 हो गया होगा। अब 2 और ये जो 4 था ये हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो 4 दूना 8, मतलब ये हमारा 8 हो गया, तो 8 2 10 2 12, अब ये हमारा बैलेंस हो गया। एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं कि हुआ क्या है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा कभी-कभी आसान होता है, कभी थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है, पर हम लोगों को करना है तो हम लोग तो करेंगे ही। वापस से इसको इक्वेशन को लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लिए लीड नाइट्रेट PbNO3 कोल 2, इसको हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में, और हम काउंट करते हैं तो PbNO, इस रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में PbNO, Pb1 है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 6 है। इधर हम बात करें तो 1 है, ये नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन हमारा एक अलग है और बाकी 2 और 2 अलग-अलग जगह पे है। मतलब एक यहाँ है और 2 अलग-अलग है। सबसे पहले हम बैलेंस किए हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को जैसे ही हम बैलेंस किए तो यहाँ पे हम 2 डाले, तो ये वाला भी 4 हो गया। ये जो 1 था 1 + 4 + 2 हो गया। अब इस साइड हमारा 7 हो गया, इस साइड 6 है। अब इस साइड 6 हम मिनिमम तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो नहीं सकता, उनको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये दोनों भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पीबी अकेला था नहीं, पीबी के साथ नाइट्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। तो जैसे ही इधर अब लीड 2 हो गया तो इस साइड जब हमको बैलेंस करना होगा, तो ये 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 डाले, तो ये जो अब ऑक्सीजन था अकेला, अब वो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मतलब ये 2 + 4 + 2। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, नाइट्रोजन इस साइड 2 है और इसको वापस से 4 से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब टोटल 4 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा इसको। ओवरऑल हम इसको जो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके रखे हुए थे, जो हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके रखे हुए थे, अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये अब 4 बन जाएगा और जैसे ही ये 4 बना तो ये हमारा 4 2 जा 8, जो नाइट्रोजन था वो अकेला था नहीं, या ऑक्सीजन के साथ था, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 8 + 2, इस साइड भी 12 और इस साइड भी 12। इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। ये तो था हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये नॉर्मल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो
सॉल्यूशन है PbNO3 होल टू प्लस, सॉरी प्लस नहीं, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। अब हम इसको अपने मन से इसके पीछे कोएफिशिएंट असाइन करते हैं, मतलब ए, बी, सी और डी। अब काउंट करते हैं PbNO, ये तीनों का Pb इधर 1 है तो 1A, और Pb इधर 1 है लेकिन ये B के बराबर है तो 1 और 1 जो भी है उसके पीछे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B। नाइट्रोजन की बात करें तो इधर 2 है और 2 इंटू ए तो 2A, और इधर नाइट्रोजन की बात करें तो 1 है और पीछे मल्टीप्लाई किया गया है C से तो 1C। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 गुना 6, 3 टू 6 और A है तो 6A। और इस साइड बात करेंगे तो 1 यहाँ पे और B, मतलब 1 इंटू बी, 2 यहाँ पे और C से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2C, और 2 यहाँ पे D से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2D। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से A को मान लेते हैं 1, लेट A इज इक्वल टू 1, तो A हमारा B के बराबर है, तो A इज इक्वल टू अगर B है तो अगर हम A को 1 माने हैं तो B भी यहाँ से क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू ऑल्सो आ जाएगा 1। अब B आ गया तो अब इस इक्वेशन से बात करेंगे तो 2A इज इक्वल टू अगर C दिया हुआ है तो यहाँ से 2 इंटू 1 इज इक्वल टू C, मतलब यहाँ से C का वैल्यू आ गया 2, और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा 6A, जिस A का वैल्यू हमारा 1 है तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू B का वैल्यू आया हुआ है 1 प्लस उसके बाद 2C है और C का वैल्यू हमारा 2 आया है, C यहाँ पे 2C लिखा हुआ है और C का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है, तो 2 टू जा 4 प्लस D जो हमको निकालना है तो 6 प्लस, सॉरी 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 5 प्लस 2D, जहाँ से 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2D, 1 इज इक्वल टू 2D, यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आया है तो A, B, C और D, A का वैल्यू क्या आया हुआ है, ये तो माने हुए 1, B का वैल्यू भी 1, C का वैल्यू आया हुआ है 2 और D का वैल्यू आया है 1/2। अब हम फ्रैक्शनल नंबर लेते नहीं है तो जो फ्रैक्शन के नीचे है उसको हम मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं, तो अब अकेला तो ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई, ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई और ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई, तो A का वैल्यू आ गया 2, B का वैल्यू आ गया 2, C का वैल्यू आ गया 4 और D का वैल्यू आ गया 1। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, A का वैल्यू आया हुआ है 2 तो 2 PbNO3 होल टू प्लस, सॉरी प्लस नहीं क्योंकि एरो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, NO3 होल टू हीट, इसको हीट किए हैं तो ये बन गया था PbO, जो यहाँ पे है PbO के पहले B है तो B का वैल्यू 2 है प्लस NO2, NO2 से पहले हमारा है C तो C का वैल्यू कितना आया हुआ है 4 और D है हमारा O2, O2 के पहले हमारा D का वैल्यू 1 है तो ये 1 रह जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से दो अलग अलग मेथड्स होते हैं, ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4 1, यहाँ पे भी जो है हमारा 2 2 4 और 1, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड और अल्जेब्रिक मेथड होता है, तो इससे हम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग जब किसी भी चीज को बांटते हैं तो कोई एक आधार लेके बांटते, तो कोई एक बेस लेके बांटते हैं, बिना किसी बेस पे हम बांट नहीं सकते। जैसे क्लास में ही अगर हम स्टूडेंट्स को ही बांटना हो तो हम जेंडर डिसाइड करते हैं कि अगर गर्ल्स है तो इधर बैठेगी, बॉयज है तो उधर बैठेगा, या फिर
कोई भी बेसिस लेके डिवाइड करते हैं कि हाँ इस बेस पे डिवाइड करना है। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शंस को भी अलग अलग बेस पे डिवाइड किया जाता है। वो दो अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक है एनर्जी ट्रांसफर, अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है उसके अनुसार। और दूसरा है, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कुछ पेज एक्स्ट्रा, उस पेजेस को हटा दें। हाँ, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर के अनुसार हम लोग बांटते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। सॉरी, सॉरी वो पेज डिलीट हो गया शायद। एक मिनट, वो पेज देखा मुझे कोई। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इसको एनर्जी ट्रांसफर के अनुसार, एनर्जी ट्रांसफर के अनुसार दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है एंडोथर्मिक और दूसरा है एक्सोथर्मिक। और एटॉमिक रीअरेंजमेंट के अनुसार हम लोग केमिकल रिएक्शन को ही 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। तो एटॉमिक रीअरेंजमेंट के अनुसार हम लोग कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन में हम बांटते हैं। वही हम एनर्जी ट्रांसफर के अनुसार इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। आज हम लोग इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन से। इंडोथर्मिक रिएक्शंस वैसा रिएक्शंस जिसमें एनर्जी दिया जाता है, जिसमें सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग। और एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिलीजेज एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज बाहर भेजता है, हीट प्रोड्यूस करता है, रिलीज एनर्जी इनटू द सराउंडिंग, रिलीज एनर्जी इनटू द सराउंडिंग्स। तो एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शंस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। जैसे आपको याद हो एक्टिविटी 1.1, उसमें हम लोग देखे थे Mg प्लस O2, ये गिव्स MgO प्लस हीट। ये हीट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है। और अगर इस तरीके से हीट रिलीज हो रहा है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन जब हम एनर्जी देना होता है, जैसे वाटर को ब्रेक करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी दी तब जाके ये टूटता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। अब ये चूंकि एनर्जी देने पर टूट रहा है, इसीलिए ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। यहाँ पे एनर्जी चाहिए इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी चाहिए। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी देता है, रिलीज करता है। याद रखिएगा, एंडोथर्मिक में इंटर करता है, एनर्जी बाहर से लेता है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी बाहर देता है। एंडोथर्मिक की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो भी मैक्सिमम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे एंडोथर्मिक एग्जांपल होते हैं, और एक्सोथर्मिक की बात करें तो मोस्टली हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक पेज डिलीट हो गया तो कोई नहीं, ये कुछ एग्जांपल है एक्सोथर्मिक के। रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ स्लिक्ट लाइन फ्रॉम क्विक लाइन, स्लिक्ट लाइन से जब क्विक लाइन फॉर्मेशन होता है, सॉरी क्विक लाइन से जब स्लिक्ट लाइन बनता है तो वो भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो वेजिटेबल मैटर से जो कंपोस्ट बनता है वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देखते हैं कि ये जो हमारा रिस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। जो रिस्पायरेशन है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। तो जो रिस्पायरेशन है बायो में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। फिलहाल जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हम लोगों को मिलता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उससे मिलता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और चूंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये हमारा एक रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। ये हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उससे मिलता है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर। अब चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस माना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइन फ्रॉम सिलेक्ट लाइन, क्विक लाइन से जो सिलेक्ट लाइन होता है, क्विक लाइन हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ये जो हमारा होता है क्विक लाइन होता है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है स्लेक्ट लाइन, तो फॉर्म करता है हमारा स्लेक्ट लाइन, और साथ में प्रोड्यूस करता है हीट। तो ये भी हमारा हीट प्रोड्यूस किया, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अब एक लौता जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा एक्सोथर्मिक है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो भी हमारा सड़ा खाने का सदा पदार्थ होता है या फिर जो फलों की छिलका होता है, जब वो सड़ जाता है तो वो कंपोस्ट बनता है, वो खाद बनता है, और वो भी हमारा उसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से माना जाता है। यही कारण है कि जो डंपिंग यार्ड होते हैं जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो वेजिटेबल मैटर है वो सड़ रहे होते हैं, तो इसीलिए वो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसीलिए वो हमारा इसीलिए वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक माना जाता है। अब इंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और चूंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसीलिए ये हमारा हीट दिए हैं। यहाँ पे क्या किए हम? हीट दिए हैं, और चूंकि हीट दिए हैं इसीलिए ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शंस माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये एटॉमिक रीअरेंजमेंट के अनुसार जो रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कॉम्बाइन, कंबाइन मतलब मिलना,
कंबाइन का मतलब मिलना, और चूंकि यहाँ पे मिलता है तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक बन जाती है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक बन जाती है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइन, formation of quick line from formation of select line from quick line, formation of select line from quick line, क्विक लाइन से जो सिलेक्ट लाइन बनता है वो भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि हमारा क्विक लाइन है, ये क्विक लाइन को जब हम वाटर में मिलाते हैं, उसको चूना भी कहते हैं, यही हमारा चूना भी है, तो जब ये वाटर में मिलाते हैं तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि हमारा सिलेक्ट लाइम है, और साथ में हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन फ्रॉम क्विक लाइन ये हमारा एक्सोथर्मिक माना जाता है, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन फ्रॉम क्विक लाइन हमारा, इसमें दो अलग अलग सब्सटेंस मिलके, यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस थी और ये दोनों मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, इसीलिए ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। ये जो स्लेक लाइन है, इस स्लेक लाइन का इस्तेमाल हम लोग व्हाइट वॉशिंग मतलब दीवार के ऊपर चूना करने के लिए करते हैं। और जब हम इसका लेयर दीवार के ऊपर चूना के लिए करते हैं तो ये हमारा धीरे धीरे हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है, एक शाइनी फिनिश बना लेता है अपने ऊपर, कैल्शियम शाइनी फिनिश आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ में प्रोड्यूस करता है व्हाइट वाटर। तो ये तो हमारा ये जो दीवार के ऊपर चूना करने के कुछ दिनों बाद एक शाइनी फिनिश आता है, चमक आ जाता है, वो आता है इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। जो कब आता है, जब ये जो चूना करते हैं वो चूना करने के बाद वो हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का एक शाइनी फिनिश ले आता है। अब तो वही चीज दिया हुआ है कि क्विक लाइन जो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेट लाइन बनाता है और साथ में हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नोट ऑन व्हाइट वॉशिंग, जब हम इसका इस्तेमाल स्लेट लाइन का इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं तो स्लेट लाइन इज अप्लाइड ऑन टू वॉल्स फॉर व्हाइट वॉशिंग, इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है 2 से 3 दिनों में और अपने ऊपर एक थिन शाइनी लेयर बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला होता है, लाइमस्टोन भी इसी को कहते हैं, और मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। कुछ अदर एग्जांपल्स है जैसे बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लिया। इसमें भी दो अलग अलग चीजें मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि एक सिंगल कंपाउंड है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।